बहुत बहुत नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और लगभग 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भाई, 50 मिनट के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। आपके ये खाली खोपड़ी में ये सारी बातों को डाल दूंगा और एग्जाम का बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, तो हम बहुत ही एकदम कंडेंस्ड, इसको बहुत ही कम करके, एकदम बहुत ही छोटा रूप में करके एक तरह से माइंड मैप ये आपके लिए हो जाएगा। और यहां पर ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है ना, हू बहू आप यही स्क्रीनशॉट कर सकते हो। पहले यही स्क्रीनशॉट कर लो कर लो कर लो कर लो। चलो, अब आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं आपको ये पढ़ाता हूं और 50 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप उसकी खटिया खड़ा कर देने वाले हो, यानी आप उसकी धज्जियां उड़ाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग वे में एकदम मजा लेके आपको पढ़ाऊंगा, मजा देकर भी। अब क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो देखो भाई, पहला बात यह है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो भाई, होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए नए सब्सटेंस नए नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होती है। जैसे आपको ये मैं बात बता दूं, एक बार और इसको रिपीट कर दूं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नए गुण के साथ। अब आपको मैं बताता हूं। मैंने ले लिया भैया हाइड्रोजन, मैंने ले लिया भैया ऑक्सीजन। अब ये दोनों कंबाइन करके बन जाता है H2O, वाटर, पता होगा। अभी ये गैसियस स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में और ये भैया लिक्विड स्टेट में। अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, हाइड्रोजन तो बहुत ही फ्लेमेबल गैस होता है ना, फ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है। और ऑक्सीजन कौन सा गैस होता है? सर, ऑक्सीजन गैस तो प्रमोटर होता है, आग लगाने में ये मदद करता है ना, कंबसन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल गैस होता है कि सर अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। देख रहे हो, एक ये हाइड्रोजन गैस है जो फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, और ऑक्सीजन गैस क्या है? और आग लगाने का काम करता है। और भाई ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नया चीज का निर्माण हो जाता है, H2O, जल, यानी वाटर का निर्माण होता है। और ये जल तो आग बुझाने का काम करता है भाई। तो समझ रहे हो ना कि ये दोनों कंबाइन किया। जो पहले इन दोनों का गुण था बहुत ही अलग था, लेकिन रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट आपके सामने बन के आया, वाटर, उसका गुण तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो यही तो केमिकल रिएक्शन होता है जो आपको ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनती है। तो भाई इन दोनों का गुण अलग था, क्योंकि ये तो मतलब ज्वलनशील है और ये आग लगाने में मदद करता है, और नया चीज बना वो तो भाई आग बुझाने में काम आता है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, नया प्रॉपर्टीज के साथ नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस बनता है। बहुत ही बढ़िया। अब केमिकल रिएक्शन होती कैसे है बताता हूं। होती तब है जब एटम्स जो होता है ना वो रीअरेंज करते हैं, तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है। आपको बता देता हूं। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये आपस में इस तरह से अरेंज हो गए कि MgO बना दिया, एक नया सब्सटेंस बन गया। यानी होता क्या है भैया? होता यह है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं एटम्स का अरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट। मतलब क्या 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 बोला मैं, क्या बोला? देखो, इधर वाला जो एटम रहेगा वो इधर चला जाएगा, इधर वाला एटम रहेगा इधर चला जाएगा। यानी एटम खुद को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज, और रीअरेंज करने के बाद नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस बन जाता है। तो एक्चुअल में अगर बात करें केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, तो एटम्स के रीअरेंजमेंट की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बहुत ही बढ़िया सर, है ना सर? चलो भाई, अब सर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दे दीजिए सर। तो भाई डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होता है ना, फूड का जब डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं,
तब पर भी वो हमारा जो वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है वो एक केमिकल रिएक्शन है। आपको जो है मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन में आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं ही हूं, ये क्लास में रिएक्शन करवा चुका हूं। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है, ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। आगे रिस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल होता है वो पक जाता है, कच्चा पहले रहता है फिर पक जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है भाई। हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन है। हाँ भाई, सारी केमिकल रिएक्शंस है। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी ये जो तीर आपको दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है, इसका जो पिछवाड़ा है वो जितने भी पिछवाड़े में जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये जो मुंडी देख रहे हो इसका वो प्रोडक्ट है। यानी कहने का बात, ओवरऑल बात करें तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बोला मैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट। ये देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट क्या हुआ? जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है, ये देखो ये बाद में बना है तो इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात आपके खोपड़ी में गई। हाँ सर, चली गई। अब सर आप मेरे को ये बताओ कि हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहां पर आकर हो रही है, यानी यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सर हम कैसे जानेंगे कैसे? आइए खोपड़ी खोल के आइए मेरे साथ, आइए यहां पे आइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे जानेंगे क्या क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर होनी चाहिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। आओ, सबसे पहला बात, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां से गैस निकलती हुई नजर आएगी आपको। यानी मैं बता दूं, मैं एक बीकर लिया, उसमें कोई रिएक्शन करवा दिया तो उसके अंदर से मेरे को ना एक गैस मतलब निकलता हुआ नजर आया। ठीक है, कुछ गैस मतलब विजिबल होता है, कुछ गैस नहीं विजिबल होता। मान लो कि ब्राउन फ्यूम्स का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मैं देख रहा हूं कि हाँ निकल रहा है, एक गैस निकल रहा है। तो भाई एक गैस निकल रहा है, गैस की उत्पत्ति हो रही है, तो भाई ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर कहीं से गैस निकलने लगे तो समझ लो केमिकल रिएक्शन है। बहुत ही बढ़िया। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंजिंग आ जाए, मान लो हमने एक बीकर में एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन का कलर मान लो ब्लू है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां हम अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ये रिएक्शन करवाए हैं। ये भैया ये स्टिंग है ना, ये देख रहे हो ये स्टिंग है ब्लू कलर का। अभी मैं इसमें डाल रहा हूं ब्लीच, तो क्या होगा, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, यहां इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की वजह से यहां पर ये कलर है। अब ये इसको ब्लीच कर देगा। अब देखो इसका कलर पूरा कलरलेस हो गया। अभी क्या हुआ, यहां कलर में चेंजिंग हुई है। तो जब भी कलर पहले कुछ और रहे, अब रिएक्शन के बाद कुछ और कलर हो जाए, तो समझ लो भाई वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। चेंज इन टेम्परेचर, मान लो मैंने बीकर में एक सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस जैसे ही मिलाया तो वो बीकर गर्म हो गया। मान लो हमने इस बीकर में, बीकर तो मेरे पास है नहीं, है मेरे पास बीकर है, लेकिन वो अभी कोचिंग के अंदर रखा हुआ है, अभी मैं घर पे शूट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास बीकर है। तो मान लो बीकर में मैं एसिड डाला और उसमें एक मेटल डाल दिया मैग्नीशियम, तो वहां पर वो रिएक्शन चालू हो जाएगा। और रिएक्शन जो चालू होगा जिसकी वजह से जो, क्योंकि देखो कोई भी मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इंडोथर्मिक क्या होती है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले, टेंशन नहीं लेना है। तो एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ जैसे ही होगा तो बीकर हमारा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले तो बीकर ठंडा था, लेकिन अब बीकर गर्म हो गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, फिर भी समझेंगे भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है आपके बीकर के अंदर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन की। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है फिर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब प्रेसिपिटेट कहने का मतलब, प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होता, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, नीचे जाके क्या होता है, बैठ जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है,
तो यहां पर दिखा रहा हूं मैं, यहां पर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लीड आयोडाइड का, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे भाई, टेंशन नहीं है। जब भी हम लोग पोटासियम नाइट्रेट में अगर पोटासियम आयोडाइड, मतलब पोटासियम आयोडाइड है हमारे पास, उसके बाद जैसे उसमें लीड नाइट्रेट डालते हैं तो भाई उसका कलर डेफिनेटली यहां पर येलो हो जाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हो। तो यहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगा, आगे बात करेंगे उसकी। लेकिन प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाँ बन रहा है सर, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी। हाँ बहुत अच्छा। चेंज इन स्टेट, स्टेट में अगर चेंज हो जाए, यानी मान लो पहले मतलब कोई सब्सटेंस सॉलिड लिए हुए थे, उसको हीट किए, अब गैस में बन गया, पहले सॉलिड था फिर गैस हो गया, तो यहां पर स्टेट में भी चेंज आ रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपके भेजे में खोपड़ी में चली गई। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन क्या होता है भैया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द यूजिंग ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, अब मैं अगर एक रिएक्शन लिखना चाहता हूं, अगर यहां पर मैं रिएक्शन लिखता हूं, देखो यहां पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, व्हेन मैग्नीशियम react when magnesium react with oxygen, then magnesium oxide is formed, then magnesium oxide is formed। अब बताओ भाई, टाइम लग गया लिखने में। अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसमें जो भी एलिमेंट्स या जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड है उनका हम लोग केमिकल फॉर्मूला और इनके सिंबल्स की मदद से अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में अगर इसको लिख दे तो वो बेहतर होगा। तो वही काम हमारा केमिकल इक्वेशन करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो भी इन्वॉल्व्ड सब्सटेंस है, कोई भी जो भी इन्वॉल्व एलिमेंट्स है, उनका या तो सिंबल या जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, उनकी मदद से अगर हम उनको छोटा कर दे उस रिएक्शन को, तो हम लोग उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है भैया, समझ में आ गया। हाँ अब देखो भैया केमिकल इक्वेशन, अब देखो ना, ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ था, इसको हम आराम से संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। बताओ, इस इतना बड़ा स्टेटमेंट को हम इतना में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये मतलब इजी मेथड है, इजी मेथड है, समझ में आ रहा है। हाँ तो अब देखो भैया केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होता है भैया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हू बहू जो यहां पर लिखा हुआ है, हू बहू यही नोट्स रह गया आपके लिए और याद करने में भी ये बहुत आसान होगा। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे केमिकल इक्वेशन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल होते हैं। देख लो, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल है तो वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उस केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे, उनको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहां पर देखो, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर एक ही ऑक्सीजन, तो ये नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इनको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। तो जितने भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो मासेस होती है सब्सटेंस की जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, उनका जो मास होता है और जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों का मास इक्वल होता है दोनों साइड। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रखेंगे तभी तो मास इक्वल होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बैलेंस करना सिखाइए, तो भाई बैलेंस करना आपको यहां पे सिखा नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर हमने बैलेंसिंग मतलब केमिकल इक्वेशन को
कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत इजी वे में, चुटकियों में एकदम ऐसे बजाते हुए बैलेंस करते कैसे हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 मिनट का वीडियो होगा, जाके वहां सीख लीजिए, नहीं तो यहां टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। चलो भाई, अनबैलेंस्ड और बैलेंस दोनों केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अगला बात करते हैं, मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब देखो 3 तरीका है। पहले जो भी केमिकल इक्वेशन में या जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, यानी जो भी केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंसेस हैं, वो सारे सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट आप दिखा दो। जैसे इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट में है तो हमने लिख दिया S सॉलिड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है तो हमने लिख दिया S। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है तो हमने लिख दिया G गैस। तो इस तरह से हम जो है ना केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। टू शो हीट चेंजेस, अगर हीट में चेंजेस अगर हम दिखा दे, यानी कैसा हीट चेंजेस हो रहा है, यानी ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ रही है जिसकी वजह से ये रिएक्शन ऑकर हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देंगे तभी जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। अगर हम इसमें डेल्टा का साइन नहीं देते, डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है, अगर ये साइन हम नहीं देते तो हमको पता ही नहीं चलता कि कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कैसे करेंगे। अगर हीट देंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन हमने हीट का साइन दे दिया जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। बहुत ही बढ़िया। अब अगला है टू शो कंडीशन। अगर हम कंडीशन को दिखा दे, किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है, तो भी हम इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे केमिकल इक्वेशन को। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहा है, ये हैबस प्रोसेस का रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहा है। तो भाई ये जो है ना, ये दोनों एक तरह से समझ लो तो जानी दुश्मन एक दूसरे के। ये आपस में रिएक्शन ऐसे करेंगे नहीं। ये देखो, इतना कंडीशन जब तक नहीं डालोगे, इतना स्थिति मतलब चाहिए इन दोनों को मिलाने में आपस में। ठीक है, ये 400 से 500 डिग्री के बीच में टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, उसके बाद MO प्लस Fe यानी मोलिबेडनम और Fe ये कैटलिस्ट है। वैसे मोलिबेडनम जो है प्रमोटर होता है, एक तरह से कैटलिस्ट ही हुआ, और Fe ये कैटलिस्ट होता है। ये कैटलिस्ट जो है तब जाके, ये जो कैटलिस्ट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये डालेंगे तब जाके ये अमोनिया बनेगा, तब जाके ये दोनों कंबाइन करेगा। ये कंडीशन है भाई, ये क्या है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन को भी अगर हम दिखा दे तो हम इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो भाई ये तो एक बोर्ड का था, अभी और सारी बातें करनी है, पहले इतना नोट कर लो आप, पहले आप पूरा नोट कर लो भाई। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं। देखिए भाई, ड्रेस चेंज लग रहा है क्योंकि भाई लाइट कट गई थी, जिसके वजह से हम रात में शूट नहीं कर पाए, उसके अगले दिन शूट कर रहे हैं, जिसके वजह से मेरा ड्रेस चेंज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। भैया सुन लो, केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, बहुत प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। खोपड़ी, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठे पढ़ाई करने के लिए। और कल जो है छठ पूजा है, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हो शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे हम लोग बिहार वाले और यूपी वालों के लिए तो छठ पर्व ही सब कुछ है, क्योंकि छठ पर्व जो होता है सबसे कठिन व्रत होता है। जो छठ पूजा करती हैं हमारी माँ और दादी लोग, तो वो जो छठ पूजा करती है 3 दिन तक खाना नहीं खाती। समझ सकते हो भाई, हम लोग 1 दिन खाना नहीं खाते तो कितना प्रॉब्लम होता है। 3 दिन मतलब सह के वो छठ का ये पावन त्योहार करती है। बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। छठ पर्व तो हम लोगों के लिए एक इमोशन है, लेकिन छठ पूजा कल है, तो आज भर हम मतलब आज के दिन वीडियो बना लेते हैं, कल तो नहीं वीडियो आ पाएगी। तो फिर से बोलना चाहता हूँ छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। देखो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, क्या 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट
या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद आपको एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हीं को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप ए ले लो प्लस बी ले लो प्लस सी ले लो, तीनों कंबाइन करके ए बी सी दे दिया, तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 1 2 3 सब्सटेंस मिलके आपको एक प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। खोपड़ी में जा रही है। हाँ, एक एग्जांपल दे देता हूं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है, क्योंकि देखिए दो मिलकर एक बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, जिसके वजह से इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आगे वही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई। इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। बोला मैं, क्या बोला मैंने बोला ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे भैया रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देख रहे हो, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो जिसमें एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी या हीट, कोई भी एनर्जी या हीट, या तो हीट या किसी भी प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस जो है, यह एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है भाई। जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हो, यहां पर जो सनलाइट आपको दिख रहा है, यह सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, तब जाके हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। तो इस प्रोसेस में सनलाइट एनर्जी जो है, सनलाइट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, जिसके वजह से यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। आगे बात करता हूं भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक कंपाउंड ब्रेक करता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। जैसे देखो जैसे XYZ है, जैसे XYZ कोई कंपाउंड है, इसमें आप इसको हीट करके ब्रेक करवाए तो X और Y और Z तीनों अलग हो गया, तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बोलो भाई, ये सारी तो सिंपल सी बातें आपको खोपड़ी में जानी चाहिए, लेकिन भैया ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोला भाई? एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट डालकर कोई सब्सटेंस को, कोई बड़े यौगिक को, कोई बड़े कंपाउंड को तोड़ते हैं। देख रहे हो, यहां पर हीट डाल के इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल मीन्स होता है हीट और डिकम्पोजिशन मीन्स तोड़ना। हीट डालकर कोई कंपाउंड को ब्रेक करवा रहे हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और ये एनसीईआरटी का आपको यहां पर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, PbNO3 लीड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस सब्सटेंस होता है, इसको हीट करके तोड़े, यानी हीट दिए, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो हीट डालकर इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, तब बन रहा है PbO लीड ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो भाई, आप यहां पर 2 लगा दो, ठीक है, यहां पर 4, यहां पर 2। अब देख लो, नहीं, यहां पे 2 और यहां पे 4। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप कर लेना बैलेंस, ठीक है। हाँ, तो देख रहे हो, यहां पर PbO लीड ऑक्साइड बनता है, येलो कलर का होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का ये गैस होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालकर, विद्युत धारा डालकर, इलेक्ट्रिसिटी डालकर उस बड़े कंपाउंड को तोड़ते हैं, ब्रेक करवाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। देख लो, जैसे वाटर में हम क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट गया। इसको बैलेंस कर लो, 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहां एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी लिक्विड,
और ये गैस में होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ये टूट गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डालकर इस कंपाउंड को ब्रेक किए हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 2 दूनी 4 4 यहाँ पे डालो और ऑक्सीजन 3 2 6 3 यहाँ पे डाल दो, हो गया, ठीक है। अब आगे होता है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऐसा डिकम्पोजिशन होता है जिसमें लाइट डालकर, क्या बोला, लाइट डालकर हम जो है कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं तो उसको फोटोलाइटिक, फोटो मींस होता है लाइट, यानी लाइट डालकर कोई कंपाउंड को हम ब्रेक करवाते हैं तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सारी बातें हैं भाई, कोई इसमें मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस है कुछ नहीं है भाई। जैसे यहां पर ये मिट गया है, इसको मैं फिर से लिख दूं AgCl, ये AgCl है, ठीक है। AgCl जैसे ही ये लाइट इस पर पड़ता है तो Ag और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, तो लाइट डालकर इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। इसको बैलेंस कर लो आप, 2 2 हो गया, इधर भी कर लो 2 2 हो गया। अब यहां AgBr था, इसमें लाइट डाले Ag और ब्रोमीन गैस में टूट गया, तो यहां पर लाइट डालकर हम इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। AgCl और AgBr का कलर व्हाइट होता है और ये दोनों का कलर काम होता है, वर्क होता है, यूज क्या होता है पता है, ये व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। नोट कर लीजिए भाई। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन में डेफिनेशन अब मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, अब समझ लेना, आप बुक से देख लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ज़्यादा पावरफुल, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मार के, धक्का दे के बाहर कर देते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जोर जोर से बोलने के कारण थोड़ा एनर्जी घट गया है। क्या समझा आप लोग? आपने को मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को लात मार के बाहर कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी, तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। सबसे ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर में आपको पोटेशियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, ठीक है, कैल्शियम दिख रहा है। तो जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं, जो ऊपर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप में आपको दिख रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो आपको बीच में दिख रहे हैं, जो आपको बीच में दिख रहा होगा वो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो। और जो सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी बहुत ही लेस बोले तो बहुत ही एक तरह से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, समझ में आया? हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। सुनो, इसका मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे अगर ए बी प्लस सी है और सी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तो क्या करेगा? सी आएगा, कहेगा बेटा निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर से ना, मतलब ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ तो मैं लात मार के तुमको ख़त्म कर दूंगा, आपके घर से भगा दूंगा। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव था और ये ए कम रिएक्टिव था, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, ए और बी दोनों पत्नी हैं, ठीक है। अब सी जो है तनी ज़्यादा पैसा वाला हो गया, एकदम सब कुछ हो गया उसके पास, वेल्थ हेल्थ ए टू जेड चीज़, ठीक है, जिससे रानी को वो खुश कर पाए, जिससे ये मतलब इसकी पत्नी को खुश कर पाए। तो ये आएगा आराम से, इसको क्या करेगा? हटा देगा, कहेगा भाग यहाँ से, तुम जो है ना इसके काबिल नहीं रहा, तो आराम से इसको भगा देगा और सी भी यहाँ पर आ जाएगा और बेटा ए तो चला गया तेल लेने के लिए, समझ में? तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके जगह से बाहर कर देता है, यानी उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर देता है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जांपल देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में जो दे रखी है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है ना। हाँ, उसके बाद Fe, ये क्या बनाता है? ये देखो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको दिख भी रहा होगा,
यानी आपने अभी देखा भी आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आएगा इसको इसकी जगह से बाहर कर देगा और क्या बना देगा FeSO4 और प्लस में कॉपर बाहर चला गया, ख़त्म। अब देखो ये जो CuSO4 है इसका कलर ब्लू होता है, याद रखिएगा, और ये जो होता है ना ये FeSO4 ये लाइट ग्रीन होता है, इसका कलर जो है लाइट ग्रीन होता है, हल्का हल्का हरा होता है, ठीक है, ये बात होती है। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट के पास चले। हाँ सर चलिए 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 डबल डिस्प्लेसमेंट के पास चलिए सर आप। ठीक है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया सर, पढ़ा दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज करता है। आयंस के एक्सचेंजिंग के वजह से न्यू कंपाउंड्स जब बनेंगे तो वही होंगे हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर AB है और प्लस में CD है, ठीक है, तो क्या करेगा, D जो है B के जगह आ जाएगा और B जो है वो यहाँ D के जगह आ जाएगा, ठीक है, और तब नया कंपाउंड बनाएगा। ये देखो कैसे, AD और प्लस CB, इस तरह का कंपाउंड, यानी आयंस एक्सचेंज कर लिया, ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, ये उसके जगह पे, ये उसके जगह पे, तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देता हूं, BaCl2 और प्लस में क्या था, हाँ अगर बेरियम सल्फेट बन रहा है और अगर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो Na2SO4 तो नहीं था, देख लेते हैं भाई एक बार में, अगर नहीं भी याद है ना तो मेरे को कंसेप्ट पता है तुरंत याद हो जाएगा। तो क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था और प्लस में BaSO4 बन रहा था। आई होप सो, मेरे को याद ना है, मेरे को मतलब याद नहीं आ रहा है, बस अभी ऑटोमेटिक ब्रेन में नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक यही होना चाहिए। BaSO4 शायद वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT बनता है यहाँ पे, ठीक है, आप देख लेना, अगर गलत होगा ना तो आप सही कर लेना ज़रा, ठीक है। मेरे माइंड से स्लिप है और मेरे पास अभी NCERT बुक नहीं है, मैं अब हमेशा क्या है ना कि ब्रेन में बातें रहती नहीं है ना, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं सही तो लग रहा है ये एक मिनट, हाँ NaCl बना और BaSO4, मेरे को तो लग रहा है यही होना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि कंसेप्ट तो यही बोल रहा है कि ये एक्सचेंज करेगा। देखो हुआ क्या है कि ये देखो ये आयन यहाँ चला गया और ये वाला आयन इधर चला गया, वही चीज़ बना है और नया कंपाउंड बना है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर कहीं अगर मिस्टेक हो गया होगा मेरे से तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप देख लेना एक बार, लेकिन मेरे को लग रहा है ये सही है, ठीक है। चलो, और देखो इसमें प्रेसिपिटेट बना है व्हाइट कलर का, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो PPT रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये याद रखना। नहीं तो मेरे पास और एग्जांपल है, जैसे देखो PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट, इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाओ तो बनेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आयोडाइड वाला आयन इधर जाएगा और नाइट्रेट वाला आयन इसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, लीड आयोडाइड यानी PbI2 बनेगा और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेना, और यही है प्रेसिपिटेट, डाउन एरो प्रेसिपिटेट को दिखाता है और येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ये यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। यही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयंस का नॉर्मल एक्सचेंजिंग हो गया, खत्म, ठीक है। चलो, ये तो आपको बताया ये कलरलेस होता है, आपको लीड नाइट्रेट कलरलेस होता है और ये येलो कलर का होता है, बस बात यही है। फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूँ, ये भाई सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, लेकिन एक्वस लिख लो आप, ठीक है, एक्वस होता है, एक्वस सोल्यूशन है ये सारा, ये एक्वस है, ये सॉलिड में होगा, प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड में होता है, ये याद रखिए, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, हाँ, और ये भी एक्वस, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें को, ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, पीछे जाके नोट कर सकते हैं आप लोग। अभी मेरे प्यारे बच्चों बोर्डिंग क्यों हो रहे हो, विजेता सर आपके सामने खड़े हैं, एक एक बात आपके दिमाग में खोपड़ी में ना घुसा दिया ना तो मेरा ना कुछ ना बोलूँगा इसके आगे, नहीं तो आप सच में ऐसा कर दोगे छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। गर्मी तो लग रही है लेकिन कोई बात नहीं है भाई, मैंने बोला तो 1 शॉट में ही कंप्लीट करूँगा, और लाइट भी साथ दे रहा है, थैंक यू। चलो अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की।
रेडॉक्स रिएक्शन। भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं, मैंने तो छोड़ा तो नहीं है। हाँ नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन देखो, RED से पता ही चल रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन होगा। पहला नंबर RED से रिडक्शन, और OX से बैल नहीं, OX से ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाँ। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, तो वो जो रिएक्शन होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है मैं बताता हूं। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो अगर आप कोई भी सब्सटेंस से या डायरेक्ट कहो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या कोई भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हो तो भी ऑक्सीडेशन, या कोई भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है फिर भी ऑक्सीडेशन। बहुत तरीके हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का। रिडक्शन ठीक इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसमें करेंगे रिमूवल ऑफ, तो पहले लिख लो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो रिडक्शन होगा। अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो भी रिडक्शन। या कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस में अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा। 3 तरीके से बता दिया। अभी क्या करना है, अभी एग्जाम्पल ठोक देना है आपके सामने। एग्जाम्पल ठीक है, देखो भाइयों, देखो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड पे ना आप हाइड्रोजन गैस पास करवाओ हीट करवा के। अब हीट ना लिख रहा हूँ, चलो हीट भी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कॉपर और वाटर बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हो क्या रखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हम एकदम आराम से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखो सॉरी, हाँ अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ही नहीं, कॉपर अकेला हो गया। तो यानी क्या हुआ, इस सब्सटेंस से, कॉपर से ऑक्सीजन चला गया, हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी पता चल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, अभी बताया मैंने आपको। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, यानी यहाँ पर रिडक्शन है। ठीक है भाइयों, बातें समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन बेचारा, यहाँ पर हाइड्रोजन बेचारा अकेला है कि नहीं? अब देखो इधर कट खटाक, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो मैं क्या बोला, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड कर दो ऑक्सीजन का एडिंग कर दो, तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा। अब सुनो, एक बढ़िया बात बताता हूं, इसमें एक और बातें आपको जाननी चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। और एक बात है रिड्यूसिंग एजेंट, अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा मेरे पसीना से भीग गया जिसके वजह से थोड़ा दिखा नहीं, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पसीना चला गया यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाइयों, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बताता हूं। देखो, जो ऑक्सीजन देने का और हाइड्रोजन निकालने का काम करे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या रिडक्शन की बात करें तो जो हाइड्रोजन जोड़ने का काम और ऑक्सीजन निकालने का काम करे वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक ट्रिक बताता हूं। देखो, जिसका, मैं यहाँ पे बता दूं, हाँ, जिसका हिंदी में लिखता हूं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी पॉइंट, जिसका रिडक्शन होगा
जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना। देखो बताता हूं। अब देखो सुनो, यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है भाई? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा करना था, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एकदम उल्टा कर देना, यही ट्रिक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनो 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 भाइयों सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? किससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको दिख भी रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, इसीलिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार रूप से ये बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब बात करें आगे, चलिए नोट कर लीजिए। आई थिंक आप नोट किए होंगे। अब मैं इसको जल्दी से मिटाऊंगा। अगर आप नहीं लिखे थे तो आप पीछे जाके नोट कर सकते हैं। आप पीछे जाके नोट कर लेना, ठीक है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक एक तरह से समझ लो तो, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। सॉरी, ऑक्सीडेशन नहीं, क्या क्या बोल रहा हूं, इफेक्ट्स ऑफ, हाँ चलो ऑक्सीडेशन ही बोल लो आप। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है, चलो बताता हूं। सुनो, बताता हूं अच्छे तरीके से। पहला इसमें पढ़ना है हमको रस्टिंग के बारे में या कोरोजन पर समझ लो, और दूसरा है भैया हमारा रेंसिडिटी। एकदम एक सुर में इस चैप्टर को हम अब पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। एक तरह से समझ लीजिए तो पूरी तरह से आप कंप्लीट हो ही गया। कोरोजन क्या होता है? ये ऐसा फेनोमेनन होता है, ये ऐसा फेनोमेनन होता है जिसमें जो मेटल सरफेस होता है, जिसमें जो मेटल सरफेस होता है वो क्या होता है? सरफेस, हाँ, जिसमें मेटल सरफेस होता है वो क्या होता है? क्रोड हो जाता है। यानी ऐसे नहीं लिखूंगा, बढ़िया से लिखूंगा कि मेटल सरफेस आर eaten up by the action of air, water and some chemicals। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कुछ केमिकल्स में एसिड हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई मेटल का सरफेस ना एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, यानी वाटर की वजह से, या कुछ केमिकल्स, एसिड की वजह से मेटल का सरफेस अगर खराब हो जाएगा, मेटल का सरफेस बर्बाद होने लगेगा, ठीक है, क्रोड होने लगेगा, तो ये प्रोसेस ही कोरोजन कहलाती है। और जनरली हमको इस चैप्टर में, फिलहाल में इस चैप्टर में कोरोजन में हमको एक ही चीज पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी आयरन में जंग कैसे लगता है। सुनो, अभी बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रस्टिंग और कोरोजन में अंतर क्या है। देखो, आयरन में अगर कोरोजन होगा तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, दैट इज रस्टिंग। ठीक है, और कोई और मेटल में अगर कोरोजन होगा तो उसको कोरोजन ही बोलेंगे। ठीक है, ये अंतर है। तो आयरन में रस्टिंग कैसे होता है? सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि यहां पर आयरन है, Fe है, वो ऑक्सीजन यानी एयर और मॉइस्चर यानी वाटर के संपर्क में आने से ये क्या होती है? इसमें रस्ट आने लगता है, यानी रस्ट लग जाता है और बनाता है Fe2O3.XH2O, X मोल्स वाटर यहाँ पे बनता है। यही रस्ट होता है, यही रस्ट है, ब्राउन कलर का होता है। बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रस्टिंग होती है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब रस्टिंग हो रही है तो बचाए कैसे भाई? रस्टिंग तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। अगर कोई मेटल के कोई आप सरफेस है वो खराब हो गया तो कैसे बचा जाए? तो देखो कैसे बचेंगे, प्रिवेंशन या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते? तो पेंट कर दो भाई, आप उस मेटल के सरफेस पे पेंट कर दो,
दूसरा है गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल के सरफेस पे जिंक का कोटिंग कर देते हैं। क्या? जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है। या एनोडाइजिंग करवा दो, एल्युमिनियम का लेयर चढ़ा दो, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम प्लेटिंग होता है, वो करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आप ना उस मेटल के सरफेस को यानी आयरन के सरफेस को ब्लॉक कर दे रहे हो, जिससे ना तो एयर अंदर जा पाएगा, ना ही ऑक्सीजन अंदर, सॉरी, ना तो एयर अंदर जा पाएगा और ना वाटर अंदर जा पाएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग होगी ही नहीं। अब सुनो, एक बहुत तगड़ी बात बताता हूँ। एक तगड़ी बात यह है कि सुनो, रस्टिंग तभी होगी जब जो है मॉइस्चर मिलेगी और एयर मिलेगी, दोनों मिलना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज को मतलब नहीं मिला तो रस्टिंग नहीं होगी। वही बात मैं बता रहा हूं। अगर आपको रस्टिंग करवाना है, सुनो भाई, अगर आपको आयरन के सरफेस पे रस्टिंग करवाना है तो उस आयरन के मेटल पर ऑक्सीजन भी जाना चाहिए, यानी एयर भी जाना चाहिए, और दूसरा चीज वाटर भी जाना चाहिए, तब जाके रस्टिंग होगी। अगर दोनों में से कोई एक चीज मिस हो गया तो नहीं होगा। इसीलिए पेंट करते हैं तो भाई एक लेयर चढ़ जाता है, जिसके वजह से ना तो एयर अंदर जा पाता है, ना ही वाटर अंदर जा पाता है, तो रस्टिंग कहाँ से होगी? ठीक है, ये बात होती है। ये वो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है। हाँ भाई, वहाँ पे देख लिया मैंने बच्चे होशियार है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ चलिए, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको बता दिया। अब रेंसिडिटी क्या? भाई रेंसिडिटी भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फूड का जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो खाना खराब हो जाएगा, खाना का स्मेल खराब हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ऑयली फूड का होता है, खाना खराब हो जाएगा, खाना का स्वाद चेंज हो जाएगा, और मतलब उसमें से अजीब स्मेल आने लगेगा जो अच्छा नहीं है। ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है भाई। अब रेंसिडिटी हो गया, फूड भाई खराब हो गया, तो उसको हम खाएंगे कैसे? अगर मान के चलिए पापा अगर काम करने जा रहे हैं और वो पापा जो है सुबह में खाना खाए, उसके बाद मतलब जो है रात में खाना खाएंगे, अब इतने समय में तो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको क्या करे? तो उसको बचाने के लिए, यानी फूड को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करवाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, वो बता देता हूँ। पहला जो है, लो टेम्परेचर में फूड को रखो। लो टेम्परेचर में आप फूड को रखो, जैसे फ्रीज वगैरह में हो गया, ये सारे चीज़ों में आप फूड को रखोगे तो लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि भाई आप फ्रीज में घुसा दिए पूरा साल भर में खाना अच्छा रहेगा, नहीं भाई, 1 से 2 दिन वही खाना रख पाएगा अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं। तो लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन स्लो होता है, तो ज़्यादा समय तक आप खाने को सही तरीके से रख सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लो। एंटीऑक्सीडेंट जैसे आता है भाई, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट आता है जैसे BHA, BHT का यूज कर सकते हो। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी मतलब क्या? ऑक्सीडेंट का दुश्मन, यानी ऑक्सीडेशन का दुश्मन, ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा ये। तो ये अगर फूड में मिक्स कर दोगे तो फूड का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, तो खाना ज़्यादा देर तक रहेगा बचा हुआ, ठीक है। या आप फूड का पैकिंग कर सकते हो नाइट्रोजन गैस से। पैकिंग ऑफ फूड विथ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खाना ज़्यादा समय तक पैक मतलब ज़्यादा समय तक भाई रह सकता है खाना, समझ में आया? हाँ, तो जैसे हमारा चिप्स वगैरह हो गया, तो ये सब जो है ना नाइट्रोजन गैस, उसमें हवा जो भरा रहता है, ऐसा नहीं कि भाई हवा भरा रहा है कि भाई वो ठग रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसमें हवा नहीं भरा यानी नाइट्रोजन गैस नहीं भरा तो आप खाने के लायक ही नहीं होगा, 10 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन गैस में अगर फूड को पैक करोगे तो सही रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खाना मतलब ज़्यादा समय तक बचा रहेगा और रेंसिडिटी से इसी तरह से बचा जा सकता है। चौथा तरीका है आप एयर टाइट कंटेनर में रखो खाना को। एयर टाइट कंटेनर में आप फूड को रख सकते हो, ठीक है। और पांचवा तरीका है कि जहाँ पर लाइट है, लाइट से अवे रखो फूड को, लाइट से दूर रखो फूड को। इस तरीका से हम लोग
क्या कर सकते हैं, फूड को रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, वन शॉट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से अगला वन शॉट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तभी तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, चलिए मज़ा आ गया, इस चैप्टर को हमने वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। तो भाइयों एवं बहनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी आपको परामर्श देना है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम आपको बताएंगे उसका सल्यूशन। ठीक है, अगर अगला आप बताओ, आप कमेंट में बताओ भी अगला वन शॉट वीडियो किस पे चाहिए, तो हम उसका कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।